फेसबुक और यूट्यूब पर आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म शासिब एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिर हाजिर हैं जो यूट्यूब और फेसबुक पर सेम नेम के साथ हमारी जो प्लेटफॉर्म्स है फेवरेट प्लेटफॉर्म शासिब एकेडमी, उसके ऊपर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नया लेक्चर हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो कि 9th फिजिक्स में। तो सबसे पहले किसी भी लॉ को जब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं तो हम सबसे पहले उसके स्टेटमेंट जो है उसको समझते हैं और उसके बाद जो उसका मैथमेटिकल फॉर्म है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो कि 9th में हमारे पास ग्रेविटेशनल चैप्टर में है उसके स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इन द यूनिवर्स, ये स्टेटमेंट उसका ये है, ग्रेविटेशनल लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो तमाम एक दूसरे को, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स मौजूद है। लेकिन उस जो अट्रैक्शन फोर्स है उनकी खासियत ये है, विच इज़ नंबर वन, एक खासियत ये है कि ये फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, यानी कि उनका जो मासेस होंगे दोनों बॉडीज़ के जिनके दरमियान आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ मालूम करने जा रहे, तो उनके दरमियान जो फोर्स होगा वो उनके मासेस के प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल होगा। मतलब उनके मासेस का प्रोडक्ट जितना बढ़ेगा उतना उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसी वजह से हमारे पास जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का जो फोर्स है ये हमारे पास ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ज़्यादा नज़र आता है हीवनली ऑब्जेक्ट्स स्केल के ऊपर। मसलन अगर हम देख ले कि अर्थ जो है वो मून को कंपेल करते हैं कि वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। या इसी तरह सन जो है वो अर्थ को मजबूर करे कि वो उसके इर्द गिर्द रिवोल्यूशन कर ले, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं और मजबूर है। तो अगर स्मॉल लेवल पे अगर हम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये मेरे पास बोर्ड है या कोई दीवार है, तो ये मुझे अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल जवाब ये दे सकते हैं कि इन दोनों के जो मासेस है, मेरे और इस बोर्ड या इस दीवार के, अगर आप इन दोनों को ज़रब दे तो ये बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू दोज मासेस जो कि हम बात कर रहे हैं ह्यूमनली ऑब्जेक्ट्स के स्केल के ऊपर, जिस तरह अर्थ है या मून है। तो इस वजह से हमारे पास जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्मॉल मासेस के लेवल पे ये बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और ये हमारे पास जो है अट्रैक्टिव नेचर में होता है और सबसे कमज़ोर है इस लेवल पे। लेकिन जब आपके पास मासेस बढ़ते हैं, ज़्यादा मासेस होते हैं, तो फिर ये फोर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और फिर ये हमारे पास नज़र आता है। जिस तरह हमें जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें हमारे पास जितनी भी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सन ने उन तमाम प्लैनेट्स को आपस में बांधे हुए है ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से, और नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा फोर्स है जो कि यूनिवर्स में मौजूद है, सिर्फ ज़मीन के सरफेस के ऊपर नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स में। तो हम इसको सोलर सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम में जितनी भी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि इन प्लैनेट्स और सन के दरमियान मौजूद है। इस वजह से ये प्लैनेट्स स्पेस में सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं मजबूरन। ठीक है, अगर ये फोर्स ना होता तो फिर हमारे पास ये रिवोल्यूशन पॉसिबल नहीं थी। तो ये कुदरत का निज़ाम है। तो हमने उसको समझने की कोशिश की। पहले स्टेटमेंट में भी यही कहा कि ये हमारे पास जो फोर्स होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, दो मासेस के दरमियान, जिसका मास एक में m1 और दूसरे मास को में m2, जनरली अगर हम फार्मूला डिराइव करने की कोशिश कर ले तो हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, यानी कि इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जिनके दरमियान आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उनके दरमियान जब उनके जो मासेस ज़्यादा होंगे तो जाहिर बात है उसका प्रोडक्ट और ज़्यादा होगा, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक वो ज़्यादा होगा। ये हम स्टेप 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। एंड और हम फिर ये भी कह सकते हैं दूसरा स्टेप उसका ये है, इस लॉ को हमने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया। दूसरा स्टेप ये है कि ये फोर्स हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फासला है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं है, उसके स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल तो हम जानते हैं कि हमारे पास जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो क्वांटिटी वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो अगर यहाँ पर हमको देख लें कि अगर आप इन दो ऑब्जेक्ट्स को और जुदा कर ले तो हम आर को इंक्रीज़ कर लेंगे। मसलन इसको हम 2r बनाते हैं, 3r बनाते हैं, तो इस वजह से तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और ज़्यादा स्पेस्ड हो गए। इस वजह से जब ये फासला बढ़ गया तो फोर्स कम होगा।
सिंपल सी बात है, ठीक है। जिस तरह मैग्नेटिक में चेक करते हैं, दो मैग्नेट्स के दरमियान जितना फासला बढ़ा देते हैं तो फोर्स कम होता है, या चार्जेस को जब आप एक दूसरे से जितने जुदा करते हैं और बढ़ा देते हैं तो हमारे पास फोर्स जो है वो कम होता है। इसी तरह यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये सिंपल रिलेशन नहीं है कि मतलब आपने आर को डबल कर दिया फोर्स हाफ होगा, आर को आप 3 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स 3 गुना कम होगा, इस तरह नहीं है। मैथमेटिकली कहते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है कि इनके दरमियान जो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है वो एफ और आर के दरमियान है, लेकिन ये स्क्वायर इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपके पास जो आर बढ़ता है फोर्स उसके स्क्वायर के बराबर कम होगा। हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास आर जो है वो डबल हो गया, दो बॉडीज़ को पहले की निस्बत आपने डबल स्पेस कर दिया, तो अब इनके दरमियान जो फोर्स है वो पहले की निस्बत 2 दूनी 4 गुना कम होगा। अगर आप इसको पहले की निस्बत ट्रिपल स्पेस कर दें तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो 3-3-9 गुना कम होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो आर और एफ के दरमियान जो रिलेशन है, हम इसको एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया है और हमने इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह लिखा। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करता हूँ और इससे हम एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने 2 इक्वेशंस निकाले, ठीक है, हमने 2 इक्वेशन निकाले। एक इक्वेशन हमारे पास था F प्रोपोर्शनल M1 M2, दूसरा इक्वेशन हमारे पास है F इनवर्स प्रोपोर्शनल R स्क्वायर ये 2। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2। जो आप कंबाइन करते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आप F लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, M1 ऊपर M2 भी आप ऊपर, दोनों प्रोडक्ट की सूरत में, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम हमेशा एक इज इक्वल टू साइन लगाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट कैपिटल G जिसको हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, यानी कि हमारे पास M1 मालूम होना चाहिए, M2 मालूम होना चाहिए, दोनों के दरमियान फासला है, उनका आप स्क्वायर लेंगे और G से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसकी मदद से, यूनिवर्सल लॉ की मदद से आप इसी तरह फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो G है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, एंड इट्स वैल्यू इज, G की जो वैल्यू है वो 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू तो इसके लिए हमारे पास और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी वजह से आप G की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको कांस्टेंट ही तस्वर करते हैं और कांस्टेंट ही के तौर पर हम याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस लेवल पे जब आप 9th में है, अगर आप यूनिट मालूम करना चाहते हैं कि इसका यूनिट किस तरह निकलता है, तो ये इस लॉ से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन x का नाम दूं तो मैं इक्वेशन x को लिख सकता हूं, किस तरह लिख सकता हूं, अगर आप इसमें से g को सेपरेट कर ले तो मैं g लिखूंगा, यहाँ पर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मैं r स्क्वायर f लिखूंगा, ठीक है। G के साथ जो M1 और M2 ज़रब की सूरत में है, मैं तकसीम करूंगा तो ख़त्म हो जाएगा G सेपरेटली, और दूसरी साइड पे भी मैं डिवाइड करूंगा तो M1 M2 हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन में से आप G सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आप G की जगह यूनिट लगा लें, F की जगह न्यूटन, R फासला है, इसको हम मीटर में, स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 1 किलोग्राम ये 1 किलोग्राम ये, तो आप इसको किलोग्राम स्क्वायर कह सकते हैं। ये हमारे पास G की यूनिट है जो कि मैंने यहाँ पर लगाई है, और जो वैल्यू है 6.67 10⁻11 ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है। हाइयर लेवल पे इसके मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स है, आप G की वैल्यू फिर मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसी लेवल पे आपने सिर्फ इसको याद रखना है कि हमारे पास G की जो वैल्यू है वो 6.67 10⁻11 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ क्लास 9 के लेवल के ऊपर, ठीक है। हम थोड़ा सा बहस करते हैं F और 1 और R स्क्वायर के बारे में, जो आपके पास किताब में मौजूद है ऑलरेडी। एक ग्राफ की सूरत में उन्होंने इन दोनों को, फोर्स को और R स्क्वायर को उन्होंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है, तो उसको हम किस तरह प्लॉट करते हैं। हमने F और R के दरमियान जो रिलेशन है ऑलरेडी हमने मालूम किया कि ये कुछ इस तरह ऑब्जर्व किया गया है। अगर इसको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश कर ले तो मैं ग्राफ लेता हूँ, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर मैं फोर्स लेता हूँ और x एक्सिस के ऊपर मैं R लेता हूँ। तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास सपोज़ 2 ऑब्जेक्ट्स है जिनके दरमियान, ये एक का मास M1 है
दूसरे का मास m2 है और इनके दरमियान हमारे पास कोई फासला r मौजूद है। तो मैं कहूँगा कि इनके दरमियान जो फोर्स होगा वो 1/r² होगा और लेट से मैं उसको 100 न्यूटन कहता हूँ। सपोज़ मैंने उसको एक वैल्यू दे दी, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि अगर आप इसको डबल कर दें, यानी कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पहले r था, अब मैं r नहीं, r की जगह मैं 2r लगाऊंगा। तो अब मेरे पास जो ये फार्मूला होगा, ये जो फार्मूला होगा वो मेरे पास f नहीं होगा, अब f डैश होगा। 1/r की जगह मैं 2r² लगाऊंगा। तो ये मेरे पास होगा f डैश इज इक्वल टू 1/4r², ठीक है। तो मैं 1/4r² लगा सकता हूँ। यानी कि अब हमारे पास जो फोर्स होगा वो f डैश, यानी कि जो फोर्स होगा वो इस चीज़ को मैं इस चीज़ के बराबर ले सकता हूँ और इसको मैं f के बराबर ले सकता हूँ। तो f/4, यानी कि अब मेरे पास जो फोर्स होगा जब r डबल हुआ तो वो पहले की निस्बत 4 गुना कम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ f डैश इज इक्वल टू, पहले जो मैंने उसको 100 लिया था, इसको आप 4 पर डिवाइड करें कि अब आपको ये फोर्स 25 न्यूटन मिलेगा f डैश। ये मैं एक सपोज़ एग्जांपल लेता हूँ। मतलब ये है कि पहले जब इनके दरमियान फासला r था तो उनके दरमियान जो फोर्स मैंने कैलकुलेट की 1/r के मुताबिक 1/r² यानी कि 100। फिर मैंने ये किया कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने डबल स्पेस कर दिया। पहले r था, अब मैंने उसको 2r कर दिया। पहले 10 मीटर था, अब मैंने उसको 20 मीटर जुदा कर दिया। तो अब मैं फार्मूले में लगाऊंगा f इज इक्वल टू 1/r²। तो सारी बात है, अब f नहीं रहेगा क्योंकि पहले r था, अब r नहीं रहा, तो अब ये f भी नहीं रहेगा। मैं इसको f डैश से रिप्रेजेंट करूँगा और 1/r, 1 अपने जगह पे डिवाइड बाई r²। अब r नहीं है, r² की जगह मैं 2r² लगाऊंगा, ठीक है। तो f डैश अपने जगह पे 1/2 दूनी 4 और r², 1/r² ये भी है 1/r², इसकी जगह मैं f लगा सकता हूँ। इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो फोर्स है वो 4 गुना कम होगा। तो पहले हमारे पास 100 था, 100 को 4 पर तकसीम करो तो अब ये 25 न्यूटन रह जाएगा। जब आप इस के दरमियान जो फासला है 3 गुना बढ़ा दें, यानी कि 2r के बजाय 3r कर दे, तो फिर हमारे पास जो फोर्स होगा ना वो डिवाइड बाई 9 होगा, 3 3 9 गुना कम होगा। जब आप इस फासले को r की जगह 4r कर दें तो फिर हमारे पास f डैश इज इक्वल टू f/4, 4 16 गुना ज़्यादा होगा। तो इसको हमने ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, इस चीज़ को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश की है। तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास ये r है, यहाँ तक डबल r है और ये ट्रिपल r है और इस तरफ ले सकते हैं बराबर स्पेस के, तो यहाँ पर उन्होंने एक वैल्यू ली है f। जिस तरह हमने कहा कि अगर ये r हो तो फोर्स f होना चाहिए, सिर्फ फासला r हो तो फोर्स f हो। तो इन दोनों को आप आपस में इस तरीके से मिला सकते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक कॉमन पॉइंट हमें मिल गया। अब ये कहते हैं कि अगर आपके पास फोर्स डबल r हो तो फिर हमारे पास फासला जो उनके दरमियान, दोनों सेंटर्स के दरमियान डबल r हो तो हमारे पास जो फोर्स है वो 4 गुना कम होगा। तो मैं यहाँ पर इनको स्पेसिस और बहुत ज़्यादा, मतलब नीचे जितने आएंगे आपको कम मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि हमारे पास इस लेवल पे जो फोर्स होगा वो 4 गुना कम होगा, यहाँ पर फोर्स जो होगा वो 9 गुना कम होगा, और इस तरह आप और भी ले सकते हैं। मतलब इधर f है, यहाँ पर उस f को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 4 गुना कम होगा, 9 पर डिवाइड करेंगे तो और भी कम होगा, और आखिर में हमारे पास 0 होगा। तो जाहिर बात है जितनी भी आप y एक्सिस के नीचे आएंगे तो y की वैल्यू यानी कि फोर्स की वैल्यू कम होगी। अगर आप y के ऊपर जाएंगे तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी, यानी कि f की वैल्यू जिस तरह हमने y के ऊपर f लिया तो वो इंक्रीज़ हुई, और r इनके दरमियान कोई ताल्लुक़ है। तो अब मैंने चेक किया कि r के ऊपर हमें f मिला, r के ऊपर मुझे f मिला, ठीक है। जब मैंने r इस्तेमाल किया तो मुझे फोर्स f मिला। अब जब मैं r की जगह 2r इस्तेमाल कर लूँ तो मुझे फोर्स जो है वो 4 गुना कम यानी कि f/4 मिलता है। यानी कि r की जगह 2r लूँ तो फोर्स f/4 मिलता है, r की जगह 2r लूँ तो फोर्स मुझे ये मिलता है f/4। तो दोनों को मिलाने से यह है कॉमन पॉइंट। और इस तरह अगर हम इसमें r की जगह 3r लगाएंगे तो फिर हमें जो f डैश मिलेगा वो पहले फोर्स के 9 गुना कम मिलेगा, ठीक है। तो आप वो भी लगा सकते हैं, यानी कि जब मैंने r की जगह 3r लगा ली तो मुझे जो पहले फोर्स था अब वो 9 गुना कम फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तमाम को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और ये कोई ग्राफ है जो किस तरह हमारे पास हासिल होगा, ठीक है। तो ये आपकी किताब में गिवन है, r और f के दरमियान यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह होगा, ठीक है, f और r² के। तो ये हमने
दैट इज़ ऑल अबाउट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जिसको हमने 2 स्टेप में एक्सप्लेन किया कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो m1 m2 की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि r स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस लॉ को हम लार्ज स्केल पे अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास हेवनली ऑब्जेक्ट्स है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है वगैरह वगैरह, वहाँ पर ये लॉ जो है ज़्यादा वैलिड है, ये फोर्स ज़्यादा डोमिनेंट है। वाइल स्मॉल लेवल पे ये फोर्स वीक तस्वूर किया जाता है, इनके मुकाबले में जो अदर फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं और ये नज़र नहीं आती। तो हम ऐसे महसूस करते हैं कि ये फोर्स मौजूद है ही नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है, ये मौजूद है हमारे बिल्डिंग्स के दरमियान, हमारे और करीब में पड़े और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। लेकिन वो बिल्डिंग जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं वो कम है बनिस्बत अर्थ जो मुझे अट्रैक्ट करता है वो ज़्यादा है। यानी कि मेरे और बिल्डिंग के मास को अगर आप ज़रब दें और अपने साथ आप वैल्यूज़ नोट कर लें, और फिर मेरे और मास के अर्थ के मास को ज़रब दें और अपने साथ नोट कर लें, तो मेरे और अर्थ का जो मास का प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। इस वजह से अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहे, बिल्डिंग मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहे। यही अट्रैक्शन हम इसको ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। थैंक यू।